नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मैं इस वक्त तारा देवी मॉनेस्ट्री में हूं। ये एक तिब्बतन मॉनेस्ट्री है जो दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में है। दिल्ली का ये इलाका जहां बड़ी संख्या में तिब्बती रहते हैं, क्या आने वाले कुछ महीनों और सालों में उनकी किस्मत बदलने वाली है? क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने शपथ ग्रहण के दौरान एक किस्सा सुनाते हुए चीन को डायरेक्ट मैसेज दे दिया, जिसका लब्बो लुबाब ये है कि सुपर पावर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो क्या अब चीन की दुखती रग तिब्बत अमेरिका के लिए अहम होने वाली है? और क्या ये चीन के लिए मुश्किल खड़ी करेगा और तिब्बती लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा? हमारी आज की टेली सीरीज जंजीर डेथ ट्रैप ऑफ डेविल्स के पहले एपिसोड में देखिए तेजाब, वोल्केनिक वेस्ट ऑफ एशिया। बीस जनवरी 2021, वॉशिंगटन डीसी। जनवरी को दुनिया इस तस्वीर से नुमाया हो रही थी। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन सुपर पावर अमेरिका की कमान संभालने की शपथ ले रहे थे। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. पैंतीस शब्दों की शपथ के साथ जैसे ही बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे, वैसे ही वॉशिंगटन डीसी से 11,000 किलोमीटर दूर बीजिंग को खतरे का सिग्नल मिल गया। ये सिग्नल कोई इत्तेफाक नहीं था। बीजिंग के लाल सुल्तान शी जिनपिंग और उनकी पूरी ब्रिगेड को पता था पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चाइना पॉलिसी अब नए रूप में नजर आने वाली है। Democracy and hope, truth and justice. सवाल है क्यों? क्या बाइडेन की चाइना पॉलिसी आक्रामक होगी? क्या तिब्बत को लेकर अमेरिकी नीति और मुखर होगी? क्या अब अमेरिका उइगर मुद्दे को भी उठाएगा? इन सवालों का जवाब थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले ये जानिए जो पहले कभी नहीं हुआ, अब बाइडेन राज में वो हो रहा है। साउथ चाइना सी के लिए चीनी सेना को फरमान, दूसरे देशों के जहाजों को देखते ही नेस्तनाबूद करने का आदेश। चीन में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी ने कोस्ट गार्ड लॉ पारित किया है। इस कानून के तहत दूसरे देश के पोतों को चाइना सी में देखते ही तबाह करने का आदेश है। सवाल है, क्या चीन ने भी मान लिया है कि अब सुलगते साउथ चाइना सी में आर पार की जंग का वक्त आ चुका है? इस सवाल का जवाब इस वाकये से मिलता है जिसमें शपथ लेने के ठीक बाद जो बाइडेन ने एक कहानी सुनाई। ये कहानी तब की थी जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी। जिनपिंग ने पूछा था अमेरिका का मतलब क्या था, जिसका बाइडेन ने जवाब दिया अमेरिका मतलब जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब सवाल है, अमेरिका के लिए ऐसे विचार रखने वाले बाइडेन क्या चीन को लेकर सख्त पॉलिसी अपनाएंगे? इस सवाल का जवाब अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने दिया जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की चाइना पॉलिसी पर मुहर लगा दी। आइए जानते हैं आखिर अमेरिका की चीन पॉलिसी है क्या। जो बाइडेन तिब्बती नीति और समर्थन कानून 2020 को बरकरार रख सकते हैं। इस कानून के तहत पंचेम लामा को अमेरिका दलाई लामा का उत्तराधिकारी मानता है और इसे चीन मान्यता नहीं देता। दलाई लामा के चुनाव के साथ अमेरिका तिब्बत की आजादी के हक में है। अमेरिका के लिए उइगर मुसलमानों पर अत्याचार भी एक बड़ा मुद्दा है। फिर
बाइडेन चीन को लेकर मोदी सरकार की नीतियों के भी समर्थक हैं, इसलिए चीन को डर है कहीं भारत अमेरिका के साथ मिलकर तिब्बत के मुद्दे पर उसकी घेरेबंदी न कर दे। अपने डर के कारण चीन ने धमकाने और अंजाम भुगतने को तैयार रहने का अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया है। 一切分裂祖国的行径和伎俩都是注定要失败的。 ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ भारतीय विशेषज्ञों ने भारत सरकार को अमेरिका के साथ मिलकर तिब्बत कार्ड खेलने का सुझाव दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने धमकी देते हुए लिखा है, अगर भारत ने ऐसा किया तो दोनों देशों के बीच रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा। चीन के इस तेवर से साफ है कि तिब्बत के भविष्य को लेकर वो बहुत आशंकित है। तिब्बत हिंदुस्तान के मस्तक हिमालय के उस पार, धरती का वो हिस्सा जिसकी तारीखी विरासत का हर दस्तावेज आध्यात्म और आस्था के पन्नों में दर्ज है। तिब्बत को कुदरत ने हजारों नियामतें बख्शी हैं, लेकिन हिमालय के उस पार तिब्बत में चीन की साजिशें परवान चढ़ती हैं। तिब्बत का जर्रा जर्रा चीन की जुल्म ज्यादतियों का गवाह है। चीनी जल्लाद किस तरह की जुल्म ज्यादती तिब्बत पर करते रहे हैं, इसके सबूत तिब्बत में जगह जगह देखे जा सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तिब्बत की आजादी का क्लियर मैसेज दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की नकेल जहां छोड़ी थी, जो बाइडेन ने वहीं से उसे पकड़ लिया है। ट्रंप ने चीन की सरहद तक जंगी जेट पहुंचाए तो जो बाइडेन बीजिंग पर बारूद बरसाने का इरादा साफ कर चुके हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए कब्जा, Tale of Illegal Seas। अमेरिका की गद्दी पर बैठते ही बाइडेन ने चीन की दुखती रग पर पैर रखकर माओ के वारिसों को वज्रपात का इशारा दे दिया। बाइडेन ने अपने पहले ही भाषण में तिब्बत का जिक्र किया तो बीजिंग के तानाशाह का हलक सूख गया। तो क्या तिब्बत चीन के कब्जे से मुक्त होने वाला है? क्या बाइडेन तिब्बत की आजादी की मुहिम चलाएंगे? क्या तिब्बत को लेकर दुनिया के सभी मुल्क साथ आएंगे? इन सवालों का जवाब भले ही वक्त के पिटारे में हो, लेकिन इतना जरूर है कि व्हाइट हाउस की दहलीज पार करते ही बाइडेन ने चीन की सबसे कमजोर कड़ी को दबोचने का इशारा दे दिया। रही सही कसर तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने बाइडेन को खत लिखकर पूरी कर दी। दलाई लामा ने बाइडेन को खत में लिखा कि लंबे वक्त से तिब्बत के लोगों का समर्थन करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी बौद्ध संस्कृति, शांति, अहिंसा और करुणा की हमारी संस्कृति की रक्षा के प्रयास में अमेरिका, अमेरिकी लोग तथा वहां के नेताओं का भरपूर सहयोग मिला। माओ के वारिसों पर एक के बाद एक दो तीखे हमले हुए तो जिनपिंग के शागिर्दों को शामत नजर आने लगी। चीन को तिब्बत से अपने पाप की गठरी उठने का एहसास होने लगा, लेकिन चीन के चंगुल में तिब्बत फंसा कैसे? खूनी इतिहास का यह किस्सा खौफनाक है। सात अक्टूबर 1950 यही तारीख थी जब माओ जेडोंग ने अपनी फौज को तिब्बत पर हमले का आदेश दिया। 7 अक्टूबर 1950 को बीजिंग से कत्लेआम का ऑर्डर लिए चीन की फौज तिब्बत में दाखिल हुई। अगले 12 दिन तक लहासा की सड़कें तिब्बतियों के खून से लाल होती रही। उन्नीस अक्टूबर 1950 को चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। चीन ने तिब्बत हड़पने की टाइमिंग का खास ख्याल रखा। उन दिनों 14वें दलाई लामा के चुनने की प्रक्रिया चल रही थी, जिन्हें किसी भी हाल में चीन कैद करना चाहता था। दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो तिब्बत सरकार की कैबिनेट के पास जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। घनघोर संकट के उस दौर में दलाई लामा को सिर्फ भारत से मदद मिली।
दलाई लामा और उनके साथ हजारों बौद्ध भिक्षुओं ने 17 मार्च को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से पैदल यात्रा शुरू की। पंद्रह दिन की पदयात्रा के बाद दलाई लामा 31 मार्च 1959 को भारत पहुंचे, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित संसद का मुख्यालय बनाया गया। तिब्बत की निर्वासित 16वीं संसद में 45 सदस्य हैं। इसमें तिब्बत के 3 पारंपरिक प्रांतों यूत्सांग, धोते और धोमी से 10-10 प्रतिनिधि हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म और प्री बौद्ध बौद्ध धर्म के 4 स्कूलों में से 2-2 प्रतिनिधि हैं। तिब्बत की निर्वासित संसद में 2 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। तीन जनवरी 2021 को तिब्बत की निर्वासित सरकार के चुनाव हुए हैं। 3 चरण में होने वाले चुनाव के नतीजे अप्रैल महीने में आएंगे। निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति के तौर पर 2 कार्यकाल पूरा कर चुके लोब्सांग सांगे को यकीन है उनका मुल्क आजाद होगा। बीजिंग के बर्बर तानाशाह की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब देखो, दिल्ली में तो हम आंदोलन कर सकते हैं। तिब्बत में 2-3 लोग इकट्ठे होके शोर मचाने से भी हमें ह्यूमन राइट्स चाहिए। शोर मचाने से उनको कब्जा करके बंद करके प्रिजन में ले जाते हैं और टॉर्चर करते हैं। इसलिए तिब्बत का भी जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। तिब्बत जैसी दर्दनाक दास्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़े बलूचों की भी है, जिनकी जिंदगी पाकिस्तान में जहन्नुम जैसी है। जिस वक्त अमेरिका में जो बाइडेन के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही थी, उस वक्त पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा था। कोई भी देश मिसाइल परीक्षण इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी ताकत दिखाना चाहता है, अपनी ताकत को आजमाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने इस मिसाइल परीक्षण के जरिए भी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख दी। पाकिस्तान ने मिसाइल परीक्षण किया बलूचिस्तान के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में। भीड़भाड़ वाले इलाके में जाकर ये मिसाइल गिरी। क्या सिर्फ इसलिए ताकि बड़ी संख्या में बलोच मारे जाएं, उनकी आजादी की मांग कमजोर हो जाए। मानवाधिकार हनन की ऐसी नजीर चीन के अलावा सिर्फ पाकिस्तान में ही मिल सकती है। लेकिन पाकिस्तान के वर्तमान से ज्यादा खौफनाक पाकिस्तान का अतीत है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए जहन्नुम, ब्लॉट ऑन ह्यूमैनिटी। जनवरी को पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स की मीडिया विंग ने एक ट्वीट किया। यह ट्वीट पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 के परीक्षण से जुड़ा था। (2750 किलोमीटर की रेंज वाली इस सरफेस टू सरफेस मिसाइल की टेस्टिंग से पूरा पाकिस्तान इतरा रहा था। लेकिन इस मिसाइल परीक्षण के पीछे का सच बेहद खौफनाक था। बाजवा ने शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण अपनी ही आवाम पर किया था और इसके लिए चुना गया पाकिस्तान में बगावत का एपिसेंटर बलूचिस्तान। पाकिस्तान के पंजाब में एक शहर है डेरा गाजी खान। यहीं से शाहीन 3 की लॉन्चिंग हुई और ये बैलिस्टिक मिसाइल वहां से 325 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के शहर डेरा बुक्ती के रिहायशी इलाके में गिरी। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस करतूत की पोल पाकिस्तान के ही एक बलूच नेता ने खोल दी। पाकिस्तान आर्मी ने बलूचों के विद्रोह को दबाने के लिए शाहीन 3 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। आज से 22 साल पहले पाकिस्तान ने ठीक इसी तरह अपनी ही आबादी को बारूद की प्रयोगशाला के लिए चुना था।
1998 में 11 से 13 मई के बीच भारत ने पोखरण में 5 सफल परमाणु बम परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया। इस न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद पाकिस्तान बौखलाया। तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामात ने आनन फानन में न्यूक्लियर टेस्ट का फैसला लिया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान में बलूचिस्तान के चगई में आबादी के बीच न्यूक्लियर धमाके कर दिए। बलूचिस्तान की आवाम आज भी 22 साल पुराने उस न्यूक्लियर टेस्टिंग की कीमत चुका रही है। बच्चे बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। पानी में रेडियो एक्टिव तत्व कई गुना बढ़ गए हैं। यहां के लोगों के पास पलायन के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा। सवाल है, आखिर पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए बलूचिस्तान को ही क्यों चुनता है? अपने ही नागरिकों पर बारूद क्यों बरसाता है? इसका जवाब एक नारे में छिपा। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान पैदा हुआ और अगले ही साल मिलिट्री एक्शन के दम पर उसने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। उस वक्त से ही बलोच अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तानी फौज हक और हुकूक की हर आवाज को बंदूक से खामोश करती आई है। वहां पर आए दिन हत्याएं, जेल, वहां से लोगों को उठाना, जो आजादी चाहते हैं या वहां पर ह्यूमन राइट्स चाहते हैं उनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करना, यह आए दिन की रोजाना की बात है। बलूच के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं और भारत के साथ उनके बहुत घनिष्ठ संबंध है। भारत की तरफ वो एक बहुत बड़ी आशा की निगाह से देखते हैं कि भारत उनको इस लड़ाई में मदद देगा। साल 2006 में पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान के चौथे गवर्नर रहे नवाब अकबर खान बुगटी को एक रिमोट धमाके में मार डाला। बुगटी की हत्या की पूरी प्लानिंग तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने रची थी। किसी की क्या जुर्रत बनती है कि वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सके और कहे कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ग्रेटर बलूचिस्तान या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। मेरा जवाब उसको कुचल देना चाहिए, ये है मेरा जवाब। बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तानी आर्मी पर हर साल अरबों रुपए खर्च होते हैं। बीते 7 दशक से बलूचिस्तान पाकिस्तानी फौज का कत्ल खाना है। बावजूद इसके आज भी बलूचिस्तान को संभालना बाजवा के लिए मुश्किल है। 15 अगस्त 2016 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान का जिक्र करके पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका दिया था। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। बलूचों को मोदी में अपनी आजादी का नायक दिखता है। पाकिस्तान के अंदर और बाहर हर जगह बलोच नागरिक ही मानते हैं इस दुनिया में उनका करुण क्रंदन सुनने वाले सिर्फ मोदी हैं। इसलिए बलूचिस्तान के लोग कभी तिरंगा थामते हैं तो कभी मोदी की फोटो। पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो पीओके बचाए या बलूचिस्तान। खान साहब भी इस सच से वाकिफ हैं कि बलूचिस्तान में विद्रोह और आजादी की आवाज हर बीतते सेकंड के साथ तेज होती जा रही है। फौजी बूटों की थाप कमजोर पड़ती जा रही है। गुलामी की काली रात के बाद आजादी के सूरज को उगने से कायनात नहीं रोक सकती। बलूचिस्तान इसी सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा है।
जैक मा को पूरी दुनिया जानती है। जैक मा चीन के एक बड़े उद्योगपति हैं, अलीबाबा ग्रुप के मालिक हैं। लेकिन जैक मा जैसे व्यक्ति की भी चीन में हिम्मत नहीं कि वो शी जिनपिंग के खिलाफ बात कर सकें। जैक मा ने ऐसी करने की जुर्रत की तो शी जिनपिंग ने जैक मा का जीना मुश्किल कर दिया। जैक मा ने चीन के भ्रष्ट और सूदखोर बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात की थी, जिसके बाद जैक मा की कंपनी के आईपीओ को बंद कर दिया गया, उनके ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया, उनके कार्यक्रमों को भी बंद कर दिया गया। 2 महीने तक जैक मा गायब रहे। गनीमत यह रही कि जैक मा जिंदा हैं। चीन में जब जैक मा जैसा व्यक्ति भी चीन के किसी खराब संस्था के बारे में कुछ नहीं कह सकता तो आम लोगों के बारे में तो बस सोचा ही जा सकता है कि उनकी क्या हालत होगी। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए आदमखोर, सेल ऑफ हेल। जनवरी 2021 हांगकांग का शेयर मार्केट। हांगकांग शेयर मार्केट सुस्ती के साथ खुला। अलीबाबा और आंट ग्रुप के शेयर औंधे मुंह गिर रहे थे। सुबह के करीब 10:10 हुए होंगे कि इन दोनों कंपनियों के शेयर तूफानी रफ्तार से बढ़ने लगे। अचानक इतनी तेजी आई कि कुछ ही मिनटों में अलीबाबा के शेयर होल्डर्स मालामाल हो गए। एक झटके में निवेशकों को $63 अरब का मुनाफा हुआ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में खलबली मचाई इस वीडियो ने, जिसमें जैक मा दिखी। 3 महीने बाद जैक मा की पहली झलक दिखने से उनकी कंपनी के शेयर होल्डर्स की चांदी हो गई। लेकिन वो हैं कहां, क्या कर रहे हैं, ये जानकर चौंक जाएंगे आप। जैक मा ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि वो कोरोना के खात्मे के बाद मिलेंगे। मतलब ये कि वक्त तय नहीं, कोरोना का खात्मा कब होगा कोई नहीं जानता। जैक मा की जुबान पर ताला लगा दिया गया है। जैक मा को जिनपिंग की आलोचना की सजा मिली है। उनके जैसे चीन के कई नामचीन हैं जिन्हें जिनपिंग की शान में गुस्ताखी की सजा मिली। रेन झिकियांग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बड़े नेता हैं। चीन में कोरोना कंट्रोल की पॉलिसी पर बोलकर रेन ने आफत मोल ले ली। 69 साल के रेन झिकियांग ने जिनपिंग को जोकर कहा था। मार्च 2020 में रेन को गिरफ्तार कर दर्जनों मुकदमे चलाए गए। रेन को भ्रष्टाचारी साबित कर 18 साल की सजा सुना दी गई। रेन पर आए अदालती फैसलों में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें सजा के खिलाफ अपील का भी हक नहीं मिला। रेन झिकियांग से बुरा अंजाम बिलियनियर शियान जियान का हुआ। साल 2017 से उन्हें ड्रैगन की काल कोठरी में कैद रखा गया है। ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया जानती है, जिन्हें सजाए मौत देना जिनपिंग के लिए आसान नहीं, वरना चीन में जिनपिंग की निंदा करके जिंदा रहने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा तानाशाह आजादी की आवाज बुलंद करने वालों के साथ कैसा सलूक करता है, उसे देख दिल दहल जाएगा। तिब्बत में बनी चाइनीज टॉर्चर सेल की रूह कपाने वाली दास्तान तसव्वुर से परे है। रेड आर्मी को तिब्बत में हांगकांग और उइगर मुसलमानों जैसे डिटेंशन सेंटर बनाने की जरूरत तक नहीं। साल 1992 में पहली बार दुनिया ने चीन की शैतानी करतूतों को जाना। ड्रैगन की टॉर्चर सेल से भागे ये वो बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने सबूतों के साथ चीन की घिनौनी कारस्तानी को बेनकाब किया। यह औजार देखिए, तिब्बत की जेलों में बंद बौद्ध भिक्षुओं पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। दोनों हाथों में 24 घंटे हथकड़ी से जकड़े बेगुनाहों को इस टॉर्चर रॉड से दागा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रॉड से शॉक की डोज सुबह शाम हर कैदी के रूटीन का हिस्सा है। चीनी सेना बौद्ध भिक्षुओं पर जुल्म ढाने की हदें पार कर जाती है। तिब्बतियों के दिल में खौफ भरने के लिए ड्रैगन आर्मी केमिकल अटैक से बाज नहीं आती। ये तस्वीरें ड्रैगन के केमिकल अटैक के असर की हैं, जिसके चलते इंसानों की उंगलियां गल गईं। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीनी सुरक्षा बलों के 130 सेंटर हैं। तिब्बत में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की 1000 से ज्यादा छावनी है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, जल्लादों की पहरेदारी में जिंदगी कैसी होगी।
ल्हासा में 1973 तक चीन ने विदेशी नागरिकों की एंट्री बैन कर रखी थी। ये पाबंदी अब नहीं है, लेकिन दिखाया वही जाता है जो चीन चाहता है। आदमखोरों का झुंड तिब्बत में सब पर नजर रखता है। हर इंसान पर सर्विलांस होता है। जिस पर शक भी हुआ उसका काम तमाम। न्यूक्लियर डस्टबिन की तरह तिब्बत के पठारों का इस्तेमाल करने के लिए चीन ने तिब्बत में रेलवे नेटवर्क, हवाई अड्डे, सड़कों का जाल बिछा रखा है। तिब्बत में 15 एयरबेस हैं और 27 हवाई पट्टियां। ड्रैगन फोर्स के न्यूक्लियर बॉम्बर तिब्बत में ही तैनात हैं। रॉकेट फोर्स का सबसे बड़ा मिसाइल गोदाम तिब्बत में ही है। लाखों की ये फौज और हथियारों का ये जखीरा सिर्फ धौंस जमाने के लिए नहीं है, बल्कि तिब्बत पर कब्जे को बरकरार रखने के लिए चीनी सेना किस हद तक जा सकती है, देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में, जोंक, लैब ऑफ जीनोसाइड। सोलह जून 2020, इंपीरियल गार्डन, बीजिंग। चीनी सेना के सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग के दरबार में रेड आर्मी की पेशी थी। हाई लेवल मीटिंग में चीनी सेना के कमांडर मुंह लटकाए खड़े थे। तानाशाह गलवान घाटी में चाइनीज फौज की शिकस्त पर खफा था। मीटिंग में करारी हार पर सफाई नॉर्दर्न वेस्टर्न थिएटर कमांड झाओ झोंकी ने दी। इस जनरल का कद पीएलए में कितना अहम था, पहले ये जानिए, ताकि जनरल झाओ के मशवरे की अहमियत क्या है ये समझने में आसानी हो। सिचुआन, तिब्बत, गांसू, निंगजियांग, किंगहाई, झिंजियांग और चोंकिंग इलाकों पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का जो नियंत्रण दस्ता है उसे वेस्टर्न थिएटर कमांड कहते हैं। साल 2016 से जनरल झाओ झोंकी इसका बॉस था। जनरल झाओ 20 साल तिब्बत के फ्रंट पर रहा। जनरल झाओ झोंकी जितना सीनियर है उतना ही सनकी, यानी शी जिनपिंग का सबसे भरोसेमंद सिपाही। मगर जिनपिंग ने गलवान युद्ध में हारने के बाद इसे भी नहीं बख्शा। झाओ को कोर्ट मार्शल की नौबत आ गई, लेकिन उसने एक आइडिया देकर अपनी जान बचा ली। यह आइडिया था तिब्बत में वॉर सिटी बसाने का। ड्रैगन के शहर की करेक्ट लोकेशन का पता दुनिया को तब लगा जब न्यूक्लियर हथियारों की शिफ्टिंग यहां की गई। यह महीना अक्टूबर का था। तिब्बत के नागरी टाउन की सैटेलाइट तस्वीरों ने सनसनी मचा दी। ड्रैगन की बारूदी सिटी का कंस्ट्रक्शन महज कुछ महीनों में किया गया। बम प्रूफ सिटी में क्या क्या है? क्या चीन ने इसी शहर में न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती कर रखी है? ऊंची पहाड़ियों से घिरी ये लोकेशन भारत की सीमा से लगती है। ये चीन का नागरी सूबा है, जहां कैलाश पर्वत है, मानसरोवर जैसे पवित्र स्थल है। वहीं चाइनीज तानाशाह ने वॉर सिटी क्यों बनवाई? ये सभी इमारतें किसी बैरक जैसी हैं। बिल्डिंग को बनाने में चौड़ाई का खास ख्याल रखा गया, जिससे सैनिकों को जरूरत पड़ने पर तेजी से इकट्ठा किया जा सके। युद्ध के लिए जरूरी सामान के गोदाम और गैरेज को जोड़ा जा सके। हथियारों को लोड करने से सैनिकों की रवानगी तक की प्लानिंग के साथ बैरकें बनाई गईं। ड्रैगन आर्मी का नया सैन्य ठिकाना 15,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। ड्रैगन आर्मी बेस की यह लोकेशन रणनीति के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि चीन ने जिस नागरी प्रांत में सैन्य अड्डा बनाया उसकी सीमाएं भारत, नेपाल और चीन के उइगर बहुल शिनजियांग इलाके से मिलती है। इस इलाके में चीन की सबसे कम आबादी बसती है। मतलब ये कि युद्ध के हालात में चीन के इस सैन्य अड्डे पर अटैक से उसे जान माल के नुकसान की गुंजाइश ही नहीं है। नुकसान होगा भी तो मरने वाले चीन विरोधी तिब्बत के लोग होंगे।
चाइनीज रॉकेट फोर्स ने अपनी एटमी मिसाइलों का गोदाम यहीं बना रखा है। सैटेलाइट कैमरे में कैप्चर नागरी बेस की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। चीनी तानाशाह की चालबाजी आसमानी कैमरे में साफ साफ दिख रही है। भारत की सरहद से महज 100 किलोमीटर दूर एटमी मिसाइल का गोदाम बनाया गया। नागरी सैन्य अड्डे के गैराज को चीनी सेना ने एटमी हथियारों का भंडार बनाया। जिनपिंग की यह सनक साफ बताती है कि वो तिब्बत का जर्रा जर्रा बारूदी बना चुका है। तिब्बत में बिछी लैंडमाइन पर किसी ने कदम रखे तो महाधमाका होगा। इसलिए ड्रैगन की बारूदी सुरंग को डिफ्यूज करने के लिए महाशक्तियों को एकजुट होना ही होगा। जैसे बलूचिस्तान का नाम सुनकर पाकिस्तान के होश फाख्ता हो जाते हैं, उसी तरह शिनजियांग प्रांत का नाम सुनकर चीन अपने कान बंद कर लेता है, उसके लब सिल जाते हैं। चीन के लिए शिनजियांग प्रांत एक प्रयोगशाला है और उइगर मुसलमानों के लिए एक टॉर्चर सेल। उइगर मुसलमान शिनजियांग में जिस तरह के टॉर्चर से गुजर रहे हैं, उसने हैवानियत की हर हद को पार कर दिया है। लेकिन 56 के 56 इस्लामिक मुल्क उइगर मुसलमानों के साथ होने वाली जुल्म ज्यादती पर खामोश हैं। उइगर मुसलमानों के खिलाफ क्यों चीन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के लिए टॉर्चर सेल खोल रहा है? क्यों चीन चाहता है कि उइगर मुसलमानों की नस्लें पूरी तरह से खत्म हो जाएं? देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में फुफकार, फियर ऑफ अनटुवर्ड। 15 दिसंबर 2019 चीन। बाकी दुनिया के साथ ही चीन में भी फुटबॉल फैंस टीवी पर नजरें गड़ाकर बैठे थे। दुनिया की दो बड़ी फुटबॉल टीम आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी की भिड़ंत होने वाली थी। चीन में यह प्रसारण CCTV 5 चैनल पर होना था। पूरा दिन बीत गया लेकिन यह फुटबॉल मैच चीन में टेलीकास्ट नहीं हुआ। उल्टा चीन में कई जगहों पर आर्सेनल फुटबॉल क्लब की जर्सी को जलाया जाने लगा। ड्रैगनलैंड में इस विवाद की वजह आर्सेनल के एक खिलाड़ी का ट्वीट था। तेरह दिसंबर की शाम जर्मनी और आर्सेनल के लिए खेलने वाले मशहूर फुटबॉलर मेसट ओजिल ने उइगर मुसलमानों पर चीन के जुल्म को लेकर एक कविता पोस्ट की। ओजिल खुद एक मुसलमान हैं और दुनिया में उनके करोड़ों फैंस हैं। लिहाजा ओजिल का ट्वीट वायरल हो गया। दुनिया में चीन की इतनी खिंचाई होने लगी कि शी जिनपिंग के ऑर्डर पर ओजिल के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चीन में ब्लॉक कर दिया गया। अब इसी से समझ लीजिए कि उइगर मुसलमानों को लेकर चीन की सोच क्या है। चीन के उत्तर पश्चिम में एक राज्य है शिनजियांग। यहां उइगर मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन वो गुलामों की तरह जीते हैं और गुलाम की तरह मर जाते हैं। उइगर मुसलमानों के लिए चीन ने स्कूल और अस्पताल नहीं बल्कि डिटेंशन और टॉर्चर सेंटर बनाए हैं। ये वो जगह है जहां चीन की आर्मी उइगर मुसलमानों के जिस्म से खाल नोच लेती है। Now I would like to tell you about what I experienced in these camps. I was taken to a cell which was built underground with no windows. पूरे शिनजियांग में चीन ने 135 टॉर्चर सेल बनाई हैं और इन सब में उइगर मुसलमानों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उइगर मुसलमानों से महीनों काम कराए जाने के बदले सिर्फ 100 रुपए दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, इन मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, कुरान रखने की पाबंदी है और दाढ़ी बढ़ाने पर भी रोक है। शिनजियांग में बहुत कम मस्जिदें बची हैं और जो बची हैं उन्हें ढहाया जा रहा है। उइगर पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी कराई जाती है तो उइगर महिलाओं का जबरदस्ती गर्भपात कराया जाता है।
अब चलिए आपको हम ये बताते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार को उइगर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। 1644 से लेकर 1912 तक चीन पर किंग साम्राज्य का राज था। इन पौने 300 सालों में उइगर मुसलमानों के वंशजों और किंग साम्राज्य के बीच कई लड़ाइयां लड़ी गईं। उइगर मुसलमानों की तेजी से बढ़ती आबादी और चीन पर इस्लाम का परचम फहराने की महत्वाकांक्षा से किंग सल्तनत वाकिफ थी, इसलिए उसने उइगरों पर हमले जारी रखे। इसकी पुख्ता जानकारी यूनाइटेड नेशंस में पेश की गई है। चाइना अपनी ये हरकत बंद नहीं करेगा तो हम कोई भी चीज चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे। 8 अगस्त 2008 से चीन में ओलंपिक खेल शुरू होने थे। चीन दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन में व्यस्त था। उद्घाटन से 100 घंटे पहले यानी 4 अगस्त को सिंजियांग का काशगर शहर फायरिंग और धमाकों से दहल गया। दो हमलावरों ने काशगर में 70 पुलिस वालों पर चाकू, बंदूक और बम से हमला कर दिया। इनमें से 16 की मौत हो गई। दोनों आरोपी कुर्बान जान हेमित और अब्दुल रहमान आजाद गिरफ्तार कर लिए गए। ये दोनों उइगर मूवमेंट से जुड़े थे। इस हमले के बाद चीन ने उइगर मुसलमानों के खिलाफ सबसे हिंसक तेवर अख्तियार कर लिया और सिंजियांग में मुसलमानों का नरसंहार शुरू हो गया। चीन उइगर मुसलमानों की नस्ल बदल देना चाहता है। इसके लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, पेयर अप एंड बिकम फैमिली। साजिश के तहत उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में भर दिया जाता है और उनकी जगह किसी चीनी सैनिक को उनके घर में तैनात कर दिया जाता है। उइगर महिलाओं को डरा धमकाकर ये सैनिक उनके साथ बलात्कार करते हैं। सम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं, लेकिन चीन ने उइगर मुसलमानों से सब कुछ छीन लिया है। चीन में उइगर मुस्लिम मौत मांगते हैं, लेकिन वो भी उन्हें मयस्सर नहीं। शिनजियांग में मुसलमानों पर ड्रैगन जुल्म करता है, उन्हें जान से मार रहा है, लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान चीन के खिलाफ एक लफ्ज बोल जाए। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. If I had enough knowledge, I would speak about it. इमरान और जिनपिंग में एक समानता है। दोनों के देश मानवाधिकार हनन के मामले में टॉप पर हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और चीन में सिंजियांग सेना का कत्ल खाना है। इतिहास गवाह है कि जब नस्ल के आधार पर विद्रोह होता है तो अंजाम बहुत खौफनाक होता है। पाकिस्तान और चीन अपने ही हाथों अपने खौफनाक अंजाम की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जुलाई 2011 में दक्षिण सूडान ने नए देश के तौर पर अपना नाम दर्ज कराया और 2020 में पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर बोगनवील द्वीप एक नया देश बना। अब लोगों को उम्मीद है कि तिब्बत और बलूचिस्तान का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल होगा ताकि मानवाधिकार और इंसानियत जैसे शब्दों का अस्तित्व बरकरार रहे। लेकिन बलूचिस्तान और तिब्बत की आज़ादी का रोड मैप क्या है? देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में आज़ादी, एशियंट जायंट ऑन बैकफुट। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, ये 3 जगहें वॉर जोन, भारत और चीन के बीच का वॉर जोन। लेकिन इन तीनों ही जगह पर ड्रैगन से भारत के सीमा विवाद की एक ही वजह है और वो है तिब्बत। चीन जिस जिस जगह से भारत में घुसपैठ की कोशिश करता है वो तिब्बत का इलाका है। वही तिब्बत जिस पर विस्तारवादी कम्युनिस्ट खलनायक चीन का अवैध कब्जा है। अगर तिब्बत को आजाद मुल्क का दर्जा मिल गया तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अपने आप दफन हो जाएंगे। लेकिन सवाल है ये होगा कैसे? कि जिस प्रकार से चाइना ने तिब्बत के अंदर में अत्याचार और एक्सेसेस की है, उससे अवश्य ही जो टिब्बतन्स हैं वो चाहते हैं कि उनका एक अपना अलग देश हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तिब्बतियंस को त्याग, योगदान, अपनी कुशलता को एकदम ठीक करना पड़ेगा अपनी इंडिपेंडेंस के रोड मैप के लिए। तिब्बत की तरह ही बलूचिस्तान भी आजादी के लिए तड़प रहा है। दोनों ही जगह जालिम फौज ने इंसानियत का गला घोंट रखा है।
इन दोनों विवादित इलाकों में जनमत संग्रह एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, जैसा मई 2006 में सर्बिया और मोंटेनेग्रो में हुआ था। साल 1991 में यूगोस्लाविया के टूटने के बाद सर्बिया और मोंटेनेग्रो नाम से एक नया देश बना, लेकिन वक्त के साथ कड़वाहट बढ़ी और मोंटेनेग्रो में सर्बिया से अलग होने की मांग तेज होने लगी। 21 मई 2006 को एक जनमत संग्रह हुआ। सबने वोट डाला, जिसमें 55% लोगों ने सर्बिया से अलग होने के पक्ष में वोटिंग की। इसके बाद सर्बिया अलग देश हो गया और मोंटेनेग्रो अलग देश। बलूचिस्तान में बाजवा आर्मी के खिलाफ लोकल लड़ाकों के कई संगठन हैं, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पहली कतार में आते हैं। बलोच लड़ाकों में आजादी का जज्बा इस कदर मजबूत है कि वो पाकिस्तानी फौज के सामने सरेंडर नहीं करते, आखिरी सांस तक लड़ते हैं, इस उम्मीद में उनके खून की कीमत पाकिस्तान को बलूचिस्तान खोकर चुकानी पड़े। भारत की तरफ वो एक बहुत बड़ी आशा की निगाह से देखते हैं कि भारत उनको इस लड़ाई में मदद देगा, ह्यूमन ग्राउंड पर, जो एक मानवीय ग्राउंड पर भारत उनकी मदद करेगा ताकि वो उनको अपना हक मिल सके। हिंदुस्तान का स्वाधीनता संग्राम दुनिया के लिए एक नजीर है। क्रांतिकारियों के पलटवार और बापू का अहिंसा हथियार अंग्रेज पलटन पर भारी पड़ा। ये इत्तेफाक नहीं है कि तिब्बत और बलूचिस्तान दोनों जगहों पर उम्मीदों की हवा हिंदुस्तान से आती है। शांति नोबेल विजेता दलाई लामा और भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान को असली श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब तिब्बत और बलूचिस्तान आजाद मुल्क होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।